बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर के चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, दोनों में जो आजमाइश चल रही है, अंदर के जो घटक दल हैं वो अपनी अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करें तो यहाँ पर अंदर खाने बहुत सी चीजें चल रही है, लेकिन इसमें वैसा बिखराव नहीं दिख रहा है जैसा महागठबंधन में दिख रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर आज की तारीख में नजर आ रहा है वो है चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान कहने को तो खुद को हनुमान कहते हैं, पीएम मोदी का, अमित शाह का, यानी कि संकट मोचन की भूमिका में रहने का दावा करते हैं। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जो मतभेद चल रहा है एनडीए में वो चिराग पासवान को लेकर के ही चल रहा है। और पिछले दिनों जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, यहाँ पर चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, और यहाँ पर आकर के कोशिश करते हैं कि एनडीए का जो धड़ा है, हर धड़ा, चाहे वो जीतन राम मांझी की बात कर लें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, चाहे बात हम चिराग पासवान की कर लें, तो ये तीनों धड़े को मनाने की कोशिश की जाती है। जीतन राम मांझी से मुलाकात होती है, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात होती है, लेकिन चिराग पासवान अवेलेबल नहीं होते हैं। अब बात बीजेपी और जेडीयू के बीच की है। जेडीयू पहले से ही चिराग पासवान से नाराज चल रही है, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से बीच बचाव करके फॉर्मूला निकालने की कोशिश की है और उस पर जिस तरीके से चिराग पासवान का रिएक्शन आया है, उसके बाद से ऐसा लगने लगा है कि चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। कई बार चिराग पासवान मानते हुए दिखते हैं, कई बार चिराग पासवान अपनी शर्त रखते हुए दिखते हैं, और कई बार बीजेपी ये घोषणा कर देती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, विन विन सिचुएशन बन चुका है। तो इसी पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि अंदर खाने क्या चीज़ें चल रही है, एनडीए के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरीके से चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से जीतन राम मांझी भी अड़ गए हैं, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भी अड़े हुए हैं। क्या चिराग पासवान अकेला एक फैक्टर ऐसा है जो पूरे जो घटक दल हैं उनको नचा रहा है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो आए थे यही सब कुछ बीच का रास्ता निकालने के लिए। मीटिंग चलती है, 2 दिनों तक बातचीत होती है, बीजेपी के अंदर बातचीत होती है। दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो निकल करके आते हैं और वो बताते हैं कि सब कुछ सही है, ऑल इज़ वेल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमने जो अभी सिटिंग एमएलएज हैं उनकी सीटों पर चर्चा की है और ये तय करने की कोशिश की है कि क्या उन्हें ही टिकट दिया जाए जो पिछली बार के विजेता है, या फिर वहाँ पर फेरबदल करने की गुंजाइश है। हालांकि दिलीप जायसवाल ये भी कहते हुए नजर आए कि जो बाकी का फैसला है वो प्रदेश स्तर पर नहीं होगा बल्कि ये केंद्रीय स्तर पर होने की संभावना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बाकी जो चीज़ें जो केंद्रीय स्तर पर होने की बात हो रही है, जो फैसले केंद्रीय नेतृत्व को लेने हैं, आखिरकार वो कौन से फैसले हैं? तो वो फैसले सीट शेयरिंग को लेकर के हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि कोटा हर घटक दल का उसके जीतने और हारने के रेशियो के हिसाब से तो होगा ही, साथ ही ये भी देखा जाएगा कि उसका जनाधार कितना है। क्या जीतन राम मांझी को 7-8 सीट से ज़्यादा दी जा सकती है? क्या उपेंद्र कुशवाहा को भी 5-6 सीट से ज़्यादा दिया जा सकता है? क्या चिराग पासवान को जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं कि भाई हमें 40 सीट मिलनी चाहिए, उतनी सीटें उनको दी जा सकती है? या फिर इसका आकलन जो एक कह लीजिए कि समन्वय समिति है वो जो आकलन करके दे, उसी पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार तो वैसे भी उनकी कड़वाहट चिराग पासवान से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि 2020 में जिस तरीके का समीकरण बना, चिराग पासवान ने जिस तरीके से उनके खिलाफ, जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारा, उससे
जो जेडीयू का समीकरण है वो बिगड़ा और 43 सीटों पर वो सिमट कर रह गई। उसके बाद से चिराग पासवान से उनकी बहुत अच्छी नहीं बनती है। ये अलग बात है कि एनडीए में सभी घटक दल एक साथ आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि चिराग पासवान ने इस बार आखिरकार ऐसा कौन सा दांव खेला है जिसको लेकर के बीजेपी भी बहुत आश्वस्त नहीं है, वो भी नीतीश कुमार को कोई आश्वासन दे पाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी दल है, चाहे वो चिराग पासवान का दल हो तो उसके लिए 20-22 सीटों की बात की गई थी, जो जीतन राम मांझी हैं उनके लिए 7-8 सीटों की बात की गई थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए 5-6 सीटों की बात की गई थी, और 102 से 105 के बीच में जेडीयू और 102-105 के बीच में बीजेपी के चुनाव लड़ने की बात की गई थी। लेकिन बाद में जिस तरीके से बीजेपी ने, खास करके अमित शाह और जब नीतीश कुमार की बैठक हुई थी, दोनों की बंद कमरे में बैठक हुई थी, और उस वक्त जिस तरीके से जाहिर सी बात है कि अमित शाह ने थोड़ा सा बैकअप दिया था चिराग पासवान को और ये कोशिश की थी कि चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिले। उसके बाद से फिर एक बार समीकरण बदला और नीतीश कुमार ने कह दिया कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सीटें मिले तो ऐसा कर लेते हैं कि 122 सीट पर मैं चुनाव लड़ लेता हूं, 121 सीट पर आप चुनाव लड़ लें और अपने अपने कोटे से अपने जो घटक दल हैं उनको सीट दे दीजिए। यानी कि जेडीयू का ये कहना था कि मैं अपने कोटे से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सीट देने के लिए तैयार हूं और आप अपने कोटे से चिराग पासवान को सीट दे दीजिए। आप चाहे 40 देना चाहें, 50 देना चाहें, जितनी सीट देना चाहते हैं आप दे दीजिए। तो यहाँ पर फिर पेंच एक बार फंस गया, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो बीजेपी को 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और उधर जेडीयू जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है सीटों को लेकर के, तो उनके पास ज़्यादा सीटें आएंगी, यानी जेडीयू ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी और बीजेपी 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी। तो इस फॉर्मूले पर बात बनती हुई नज़र नहीं आई और अब जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक बार फिर बताया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर मैं बातचीत करूंगा तो मैं नीतीश कुमार से करूंगा या अमित शाह से करूंगा, बीच में मुझे किसी से बात करना गवारा नहीं है, मैं कोई भी बीच का रास्ता इन्हीं दोनों नेताओं की मौजूदगी में निकालूंगा। अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो ऐसा चाहते हैं कि 40 नहीं तो कम से कम 30 सीट दी जाए और मेरे जो बहनोई हैं अरुण भारती, उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, क्योंकि सत्ता में हम ही आने वाले हैं, तो उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जाए और उनके लिए पसंदीदा विधानसभा सीट की भी मांग की है चिराग पासवान ने कि भाई उस सीट से वो मेरे बहनोई चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे और उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। और अपनी मां के लिए उन्होंने राज्यसभा का टिकट मांगा है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों से और जो अंदर की बात है वो यही निकल करके सामने आ रही है। इससे पहले भी मैंने आपको अगर याद हो, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने ये दावा किया था कि इस तरह की कोई बात चल रही है और अब ये बात लगभग सार्वजनिक हो रही है। यानी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश चिराग पासवान की भी है और साथ ही वो बीजेपी पर भी दबाव बनाना चाह रहे हैं चिराग पासवान की इस फॉर्मूले पर चीज़ें बैठ जाए। तो बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि किसी भी तरीके से वो अपने जो विधायक हैं उनमें से कुछ का टिकट कटे तो वो बगावत ना करें, और दूसरी चुनौती ये है कि जो अंदर के जो घटक दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनमें भी किसी तरीके से बगावत ना देखी जाए, क्योंकि इसी चीज़ को समझने के लिए और इसी चीज़ों को आगे लेकर के आने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और ये लगभग 20-22 मिनट की बातचीत के बाद जीतन राम बहुत संतुष्ट नज़र नहीं आए। उसके बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान ने उपेंद्र कुशवाहा से बात की, वो भी बातचीत करने के बाद कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं दिखा और ये माना जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं हो रही है, इस तरह की अटकलबाजी लगाई जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये दोनों दलों से ये कह रहे हैं कि आप अपनी सीटों की मांग को थोड़ा कम कर लीजिए ताकि हम चिराग पासवान को बेहतर सीट दे सकें और जेडीयू और बीजेपी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सके। यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि 121 और 122 वाला फॉर्मूला लागू ना हो, बल्कि सब जो घटक दल हैं उनको उनकी क्षमता के हिसाब से सीटें दी जाए। यहाँ पर छोटा भाई बड़ा भाई जैसी कोई बात ना हो, लेकिन
चिराग पासवान कैसे मानेंगे, क्योंकि 20-22 सीटों तक तो बात समझ में आती है, वहां तक बीजेपी मानकर बैठी थी कि इस पर बात बन जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने अब आगे बढ़ के लगभग 30 सीटों की बात कर दी है कि कम से कम 30 सीटें तो चाहिए, क्योंकि मैं इन 30 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट देने के स्थिति में हूं, और साथ ही उन 30 सीटों पहले ही 22 सीटों का वो ऐलान कर चुके हैं, वो लिस्ट वो बीजेपी को थमा चुके हैं और कह चुके हैं कि यहाँ पर तो 100% स्ट्राइक रेट है ही। साथ ही मुझे 8 सीटें और चाहिए जहाँ पर मैं अच्छी स्थिति में रहूं, यानी कि अपनी पसंद की सीटें चाहते हैं चिराग पासवान। अगर 22 से 30 सीटों की भी बात हो रही है तो उनके पसंद की सीटें होनी चाहिए। उनका कहना है कि मैं लगभग 42 सीटों पर अच्छी स्थिति में हूं, लेकिन मैं 12 सीटें छोड़ रहा हूं गठबंधन धर्म के कारण। लेकिन मुझे 30 सीटें अगर मिल रही है तो मेरे बहनोई को डिप्टी सीएम का पद दिया जाए और साथ ही मेरी मां को राज्यसभा भेजा जाए। इस तरह की बातें चल रही है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, केवल सूत्रों के हवाले से ये बातें बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि अगर फॉर्मूला फिट बैठता है तो बीजेपी चिराग पासवान को हो सकता है कि जो डिप्टी सीएम का पद देने की बात है प्लस जो राज्यसभा भेजने की बात है, अगर वो बात मान लेती है बीजेपी, तो हो सकता है कि वो ये चाहे कि एलजेपीआर को 22 से 25 सीट के बीच में मना ले। यानी कुल मिलाकर के चिराग पासवान भी प्रेशर पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं, साथ ही बीजेपी भी प्रेशर पॉलिटिक्स में लगी हुई है, और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे के 1-2 दिनों के अंदर में वो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, जो एनडीए का फार्मूला है, वो फिक्स हो जाए और उस जो जितने भी घटक दल हैं वो विन विन सिचुएशन में हैं और सभी घटक दल एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक मैनिफेस्टो के अंदर में आकर के अपना आगे का जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ते हुए नजर आए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।